भूविज्ञान अर्थक्वेक जियोलॉजी, भूकंप विज्ञान सीज्मोलॉजी और रॉक मैकेनिक्स के माध्यम से भूकंप विज्ञान अर्थक्वेक साइंस के क्षेत्र में से संबंधित अनुसंधान सर की रुचियों में शामिल है। उनकी हाल की उपलब्धियों में यदि हम लोग प्रकाश डालें तो उसमें दिखाई पड़ता है कि उपलब्धियों में 3 किलोमीटर गहरे साइंटिफिक बोरहोल और डाउन होल जांच की डिजाइन, योजना और क्रियान्वयन सम्मिलित है, जिसको हम प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कहते हैं, जो कोयना में आवर्ती जलाशय ट्रिगर भूकंपों, इसका अंग्रेजी में है रिकरेंट रिजर्वायर ट्रिगर अर्थक्वेक्स को नियंत्रित करने वाले भू यांत्रिक यानी जियो मैकेनिकल और भूतापीय रेजिम जियोथर्मल रेजिम में नई अंतर्दृष्टि अर्थात न्यू इंसाइट्स प्रदान करते हैं। इसके पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से भूभौतिकी जियोफिजिक्स में PhD की शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर राय ने CSIR की NGRI में भूतापीय जियो थर्मल अध्ययन समूह, जो कि जियो थर्मल स्टडीज ग्रुप के नाम से है, का नेतृत्व किया है, जहां उन्होंने पृथ्वी के भूतापीय क्षेत्र, भूतापीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के भूतापीय सिग्नेचर को उजागर करने में विशेषज्ञता हासिल की। डॉक्टर राय अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय वैज्ञानिक ड्रिलिंग कार्यक्रम साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोग्राम की कार्यकारी समिति में कार्यरत है। धन्यवाद सर। आशा है कि आज की जो हम लोगों की संगोष्ठी के माध्यम से जो विषय चुना गया है वो आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धन का स्रोत बनेगा, और जोरदार तालियों से हमारे आज के आदरणीय वक्ता जी का स्वागत करें। और मैं डॉक्टर राय सर को बताना चाहूँगा कि आज की इस संगोष्ठी विषय के लिए सर ज्ञान अर्जन करने के लिए लोग ऑनलाइन से भी जुड़े हैं, यूट्यूब लिंक के माध्यम से जुड़े हैं, और इसमें सर हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सभी कार्यालयों से, IMD भारतीय मौसम विभाग से, और हमारे यहाँ जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जिसमें करीब 80 कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारीगण भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आशा करते हैं कि आज का ये जो ज्ञान होगा, ये ज्ञान की गंगा बहुत दूर तक बहेगी सर। हमारी हार्दिक शुभकामना के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस व्याख्यान पर प्रकाश डालने के लिए सर। जोरदार ताली। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हंस प्रताप सिंह जी। शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूँगा आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर कृष्णन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय परिवार और IITM जिसमें सम्मिलित है उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, प्रशासनिक अधिकारीगण और हमारे सभी सहकर्मियों, सर्वप्रथम मैं निदेशक महोदय डॉक्टर कृष्णन, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे को राजभाषा उत्सव मनाने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और इस अवसर पर मुझे हिंदी व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने हेतु मैं उनको और यहाँ के सीनियर प्रशासनिक अधिकारी श्री अजित प्रसाद जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे जैसे मुख्यतः अंग्रेजी में कार्यरत अनेक वैज्ञानिकों के लिए यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे अवसर हमें अपने शोध तथा विचारों को अपनी राजभाषा हिंदी में संयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए मैं और एक बार उनका धन्यवाद देता हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहूँगा जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से के गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान में मैं आपके समक्ष भूभौतिकी और पृथ्वी पर हमारे मनुष्य के अस्तित्व के बीच जो अंतर संबंध हैं उनको आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, और एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी पर विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूँगा। मुझे आशा है कि मेरे हिंदी भाषा बोलने में
जो भी कुछ कमियां होंगी आप उनको सकारात्मक रूप से लेते हुए उन गलतियों के लिए माफ़ करेंगे। और मैं ये मेरा जो आज का विषय है वो भूभौतिकी और मानव अस्तित्व के बीच अंतर संबंध तथा भूतापीय ऊर्जा का महत्व। इसको शुरू करने के पहले मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं हमारे BGRL बोरोल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी कराड के MRFP फेलो श्री हिमांशु चौबे जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे विचारों को हिंदी में संयोजित करने में काफ़ी मदद की। पृथ्वी पर होने वाले सारे प्रक्रियाएं जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी इत्यादि पृथ्वी की भूगर्भीय प्रक्रियाओं के साथ युक्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि अंदर में जो हो रहा है, भूगर्भ के अंदर में जो हो रहा है प्रक्रियाएं, वो सरफेस प्रोसेसेस जो हैं उनको कंट्रोल करता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इवन हम जो संसाधनों का प्रयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, उन संसाधनों का भी जो ओरिजिन है वो पृथ्वी के अंदर ही है। उन सारे प्रक्रियाओं से ही वो भी काफ़ी युक्त है। तो आप भू आपदा ले लें, भू संसाधन ले लें, पर्यावरण परिवर्तन के बारे में सोचें जो आपके इस संस्थान का एक प्रमुख गतिविधि है, उसको ले लें। तो ये सारे जो है मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। और इन सारे चीज़ों के बारे में और इसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर की संरचना जो है, इंटरनल कंपोजिशन, वो उसकी जानकारी भी हमें काफ़ी आवश्यक है इन सारे प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और इस दिशा में भूभौतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। तो आप अगर यहाँ से शुरू करें कि हमारे पूर्वजों ने जब पहली बार धरती को देखा तो उन्होंने इसे स्थिर और अविचल पाया। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि हमारी जो पृथ्वी है केवल एक ठोस सतह नहीं है, बल्कि इसके भीतर भी एक कंपन है जो समय समय पर बाहर प्रकट होती है। चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, आप यहाँ पर कुछ कार्टून्स देख सकते हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि। ये सारे जो है न केवल पृथ्वी की गतिशीलता का प्रमाण है, परंतु बल्कि हमारे अस्तित्व के साथ उसके अटूट संबंध के भी संकेत है। प्राचीन काल में जब लोगों ने महसूस किया कि धरती कंपन करती है, तो उन्होंने इसे देवताओं का प्रकोप समझा। ये जो कार्टून है इसमें डिवाइन रथ जो दिखाई दे रहा है वो इसको सिंबलाइज करता है। तो उदाहरण के लिए सन 1979 ईस्वी में माउंट वेसुवियस जो इटली में पोम्पेई शहर में जो ज्वालामुखी फटा, वो लोगों ने वो ज्वालामुखी तो पूरे शहर को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों की जान चली गई। उस समय लोगों के लिए यह एक दैवीय चेतावनी थी। लेकिन आज हम जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की प्रक्रियाओं का ये परिणाम था।
जिसे हम भूभौतिकी के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके कई उदाहरण हैं आज। अब हमारे स्क्रीन में राइट साइड में, दाहिने साइड में आप देखिए कि पृथ्वी के अंदर के बारे में हम किस तरह से जो भूभौतिकी द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है मेंटल, पृथ्वी का जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन चलता है। सो ये सारे जो है अंदर की गतिविधियां जो है, ये हमारे जो जितने भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे सुनामी, भूस्खलन, ज्वालामुखी इत्यादि इत्यादि, पर्यावरण, सबके साथ ये युक्त है। सो ये हमें भूभौतिकी से ही, मूलतः भूभौतिकी के अध्ययन से ही इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। और समय के साथ साथ विज्ञान ने हमें पृथ्वी के भीतर की प्रक्रियाओं को समझने की भी क्षमता दी। भूभौतिकी हमें पृथ्वी के अंदर चलने वाली गतिविधियों को समझने और उसके माध्यम से मानव जाति को बेहतर, मानव जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाने के अवसर प्रदान करती है। पिछले एक शताब्दी में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी बहुत हुए, हजारों हुए, लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि उनसे होने वाली क्षति को हमने कम कर दिया। जैसे आपके संस्थान और IMD में साइक्लोन का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, साइक्लोन के बारे में काफ़ी जानकारी आज प्राप्त है, जिससे भारत में साइक्लोन से होने वाली जो हानि है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, काफ़ी हद तक उसको कम कर चुके हैं। तो ये सारा जो है भूभौतिकी, जिसमें सॉलिड अर्थ भी आता है, भूगर्भीय, और एटमॉस्फेयर, जिसको लेकर आप यहाँ पर शोध करते हैं। तो पृथ्वी में हमें अनेक संसाधनों को भी प्रदान करती है। पृथ्वी के आप इसमें देखिए, ये ऊपर पृथ्वी का मैग्नेटिक चुंबकीय फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और बीच में दिख रहा है कि कई संसाधन जो है नीचे से हम निकाल रहे हैं इत्यादि। आप अगर याद करेंगे अपने स्कूल के हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन सभ्यताएं हमेशा खनिज और पानी के स्रोतों के आसपास ही बसी। आज भी खनिज तेल और गैस संसाधन हमारे लिए उतना ही आवश्यक है और ज़्यादा आवश्यक है, मैं कहूँगा, और इन्हें प्राप्त करने में भूभौतिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विज्ञान हमें ये बताता है कि कहाँ ये संसाधन पाए जा सकते हैं और कैसे इन संसाधनों को हम सुरक्षित एवं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाकर हम इनको निकाल सकते हैं। सो ये जानकारी हमें भूभौतिकी देती है। पृथ्वी के भौतिक प्रक्रियाओं और मानव गतिविधियां जो हैं जलवायु और पर्यावरण को भी प्रभावित करती है, ये हम सब जानते हैं। जैसे जैसे हम भू संसाधनों का दोहन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन, यूटिलाइजेशन करते हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पृथ्वी को संतुलित प्रणाली, जो इक्विलिब्रियम जो स्टेट है, अर्थ सिस्टम साइंस, पृथ्वी विज्ञान प्रणाली, इसका एक संतुलन है कि इक्विलिब्रियम है। उस इक्विलिब्रियम को, उस संतुलन को हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसकी संरक्षण करना चाहिए और हमें किसी प्रकार अपने कार्यों से संतुलित करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप ये देखिए, यहाँ पर एक कार्टून जो है, ये आप लोग सभी इससे वाकिफ हैं। ये वीडियो नहीं चल रहा है। इसमें मैंने दिखाने का कोशिश ये किया था कि आइस मेल्टिंग, ग्लेशियर से जो आइस मेल्टिंग है वो कितने तीव्र गति से आज हो रहे हैं, और जिसके लिए ये चल नहीं रहा है वीडियो।
कोई बात नहीं, हाँ? लगी। कोई बात नहीं, चलिए। तो हाँ, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन या जो है असंतुलित तरीके से हमें कोई भी रिसोर्सेज संसाधन का एक्सट्रैक्शन निकालना नहीं चाहिए। और उदाहरण के लिए और एक चीज आप देख लीजिए, ये रेक्याविक शहर है, आइसलैंड में रेक्याविक शहर। 1932 में जब सभी इमारतें जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, गैस, ऑयल, इनसे कोल, इनसे चलते थे, तो आप उस शहर का हालत देखिए, ये नज़ारा देखिए, इस फोटो में 1932 का है। और आज के दिन में उसी शहर का ये फोटोग्राफ है, जहाँ पर आज के दिन में 95% से भी ज़्यादा जो है घर, इमारतों का जो हीटिंग होता है, गर्मी उसमें करते हैं, वो सारा जो है भूतापीय जल से गर्म होते हैं। आपको मालूम है आइसलैंड तो मिड ओशनिक रिज, क्या बोलते हैं उसको, मध्य महासागरीय कटक कह सकते हैं, उस पे स्थित है। तो वहाँ पर आपको जियोथर्मल भूताप जो है वो सतह के पास ही मिल जाता है, और उस ताप को यूज़ करके, उस ताप का प्रयोग करके घर, बड़े बड़े इमारतें और शहर जो है हीटिंग किया जाता है। और उसके कारण जो है आज देखिए कितना ग्रीन है, कितना हरा भरा है, और प्रदूषण का नाम नहीं है। इनफैक्ट आपको ये जानकारी होगी ऑलरेडी कि दुनिया का ये शायद सबसे स्वच्छ शहर आज बन गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब जगह हो सकता है, लेकिन ये जहाँ हो सकता है वहाँ पर इस तरह के बेनिफिट्स जो है, इस तरह के फायदे जो हैं हमें नवीकरणीय ऊर्जा से मिलता है। तो इससे हम अभी अपने इस व्याख्यान के दूसरे पार्ट में जाएंगे, जिसमें हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य के संदर्भ में भूतापीय ऊर्जा का महत्व। अभी भू संसाधन में क्या क्या आते हैं? ऊर्जा के स्रोत आते हैं, भूजल आते हैं, खनिज आते हैं। ऊर्जा के स्रोत में पेट्रोलियम, गैस, कोयला, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे आते हैं। भूजल आपको मालूम है, खनिज, बहुत सारे खनिज दैनिक जीवन में इनके बिना हम काम कर नहीं सकते। जैसे आपके हो गए लोहा, तांबा, जस्ता, लेड, सीसा इत्यादि, और कुछ रेयर अर्थ और क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण खनिज भी होते हैं, जैसे लिथियम। लिथियम के बिना आज हम कुछ भी काम बहुत सारे काम कर ही नहीं सकते। मोबाइल, कोई भी, लिथियम एक इतना आवश्यक चीज हो गया है। सिलिकॉन फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए। तो ये सारे जो है, लेकिन इसमें आज हम भूतापीय ऊर्जा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि ये किस तरह का संसाधन है, क्या होता है ये भूतापीय ऊर्जा। आप बहुत लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो पिछले 1-2 दशकों के शोध कार्यों से हमारे भारत के लिए इस ऊर्जा का क्या परिदृश्य है, क्या सिनारियो है, वो हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। तो उसके बारे में मैं कहूँगा। तो अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा को लेते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन ये जो वर्ड रिन्यूएबल है, शब्द रिन्यूएबल है या नवीकरणीय है, ये नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जो नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होती है, जो मानव जीवन काल के भीतर नवीकरणीय किस स्केल में। वैसे देखा जाए तो सभी चीज़ें रिन्यूएबल है, लेकिन उससे हमें संबंध नहीं है। नवीकरणीय जब हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, तो उसका मकसद ये होता है कि
मानव जीवन काल के भीतर प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न होती है, वो है नवीकरणीय का सही अर्थ। और इसमें कार्बन तटस्थ स्रोत भी शामिल है। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं? जल विद्युत, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और बायो वेस्ट, जिसे जैव अपशिष्ट से ऊर्जा जो प्राप्त होती है, महासागरीय ऊर्जा जो वेव टाइड, तरंग और ज्वार से जो मिलता है। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है चेन्नई में, वो इन चीज़ों पे काम कर रहा है। तो इन सब में आज मैं भूतापी पे बात करूंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रिसेंट कुछ तथ्य हैं जो पाई चार्ट्स के माध्यम से यहाँ दिख रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड, पूरा दुनिया का जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें आप देखिए अभी भी जीवाश्म ऊर्जा का बोलबाला है। कोयला, नेचुरल गैस, अब देखिए ये तेल, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, ये जो है अभी भी कम से कम 65-70% तो वही। और अगर आप एनर्जी सप्लाई की बात करें, ऊर्जा सप्लाई की बात करें, ये ऊपर में था इलेक्ट्रिक पावर, नीचे है एनर्जी, ऊर्जा स्रोत। उसकी बात करें तो उसमें भी आप देख लीजिए कि कोयला, ऑयल, तेल, ये सब जो है 60-70% से ज़्यादा अभी भी ये हालत है हमारे दुनिया का। तो इनसे हम तुरंत तो नहीं हट सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो नवीकरणीय ऊर्जाएं हैं, हाइड्रो पावर, सोलार, जियोथर्मल, बायोफ्यूल, बायोवेस्ट, इनके परिमाण को हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए शोध की आवश्यकता है और नए नए तरीकों के शोध कार्यों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, कितना छोटा 0.3% जो है वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, उत्पादन का 0.3% अभी हो रहा है, यूज हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा है, वहाँ पर काफ़ी परसेंटेज में उसका उपयोग हो रहा है। लेकिन पूरे पृथ्वी को के परिदृश्य में अगर हम देखेंगे तो 0.3% ही है। कहने का मकसद ये है कि छोटा है, लेकिन हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिखता है कि इसमें और हमें आगे शोध करने की जरूरत है। भूतापीय ऊर्जा है क्या? आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के आंतरिक जो ऊष्मा है, हीट है, जो हर वक्त नीचे से, पृथ्वी के अंदर से ऊपर की तरफ प्रवाह हो रहा है और हमारे सतह से, पृथ्वी के सतह से बाहर हो रहा है। तो उसको हम मिलीवाट्स पर वर्ग मीटर, मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर में हम उसका मापन करते हैं। और वो जो है, जैसे आप पुणे के शहर ले लें या ये डेक्कन प्लेटू में आप ले लें, तो इसमें जो है 40 से 50 मिलीवाट पर वर्ग मीटर, मिलीवाट पर स्क्वायर मीटर उसका प्रवाह है। ये तो बहुत ही छोटा है। आप सोचिए, 1 स्क्वायर मीटर एरिया से 40-50 मिलीवाट निकल रहा है। लेकिन ये आप पूरा पृथ्वी के सारे सरफेस को इंटीग्रेट करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसका उपयोग कैसे करें? 40-50 मिलीवाट को तो हम इस तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पर रिसेंट मैग्मेटिक हीट स्रोत, ऊष्मा के स्रोत जो है वो है, जैसे इटली, इंडोनेशिया के पैसिफिक रिम जो है, पैसिफिक रिम कंट्रीज,
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसको बोलते हैं, जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी भरपूर मात्रा में वहाँ उपलब्ध है। तो वो सब जगह में क्या होता है कि ये जो मैग्मेटिक हीट सोर्स है, ये जो इक्विलिब्रियम हीट फ्लो है उसके ऊपर ये आता है और ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन जगहों में भूतापीय ऊर्जा का संसाधन का मतलब अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो भूतापीय ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय संसाधन है और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात है कि ये बेस लोड पावर प्रदान करती है। बेस लोड पावर एक होता है, एक पीक लोड पावर होता है। बेस लोड पावर मतलब 24/7 24/7 ये पावर ऊर्जा या इसका पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। पीक लोड मतलब जब हमारा लोड ज़्यादा है उस समय कुछ ऊर्जा ऐसे होते हैं जो कुछ ऊर्जाएं ऐसे होते हैं जो जब लोड ज़्यादा होता है तब हम उसको ज़्यादा उत्पादन को ज़्यादा कम कर सकते हैं। वो पीक लोड पावर है। प्रत्यक्ष ताप उद्योग और प्रत्यक्ष जो भूताप है, इसके कुछ प्रत्यक्ष सिर्फ पावर जनरेशन ही नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष डायरेक्ट हीट यूजेस, प्रत्यक्ष रूप से आप इनका यूज कर सकते हैं, जैसे इमारतों का को गर्म करना या रेफ्रिजरेशन करना। उल्टा भी होता है। आज के दिन में आप जियोथर्मल भूतापीय स्रोत से आप किसी इमारत को गर्म भी कर सकते हैं, ठंडे के दिन में गर्मी के दिन में उसको ठंडा भी कर सकते हैं। ये दोनों होता है। रिवर्स हीट पंप, रेफ्रिजरेटर आपके घर में है जैसे, वैसे ही टेक्निक से ये संभव होता है। भूतापीय संसाधन कई तरह के हैं। एक जगह से दूसरे जगह ये काफ़ी भिन्न भी होते हैं और इसके कारण ये है कि तापमान और गहराई, कितनी तापमान है, कितनी उसकी गहराई है। बहुत ज़्यादा गहरा है तो उसको हमें उसका उपयोग करना, उसको एक्सट्रैक्ट करने में हमें काफ़ी मुश्किल होगी। फिर चट्टान जो पत्थर हैं उनकी केमिस्ट्री, रासायनिक संरचना, भूजल की प्रचुरता, नीचे गर्मी है लेकिन उस गर्मी को हम बाहर लाएंगे कैसे? हमें भूजल चाहिए, जल चाहिए। जल को हम गर्म करके फिर वो जल को बाहर लाते हैं। इसी तरह से हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों जो है होता है। ये कुछ स्लाइड मैं स्किप करता हूँ, छोड़ता हूँ। इसमें ये बता रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है वो जियोथर्मल में आप देखेंगे तो सबसे कम है इन दूसरे ऊर्जाओं के कंपैरिजन में। भूतापीय ऊर्जा संसाधन कई प्रकार के होते हैं। हाइड्रोथर्मल जो आपका पत्थर चट्टान जो होते हैं उसमें फ्रैक्चर्स वगैरह में जो पानी उपलब्ध है, और भूताप जो है वो दोनों का मिश्रण से भू हाइड्रोथर्मल रिजर्वायर्स होते हैं। जियो प्रेशर्ड रिजर्वायर, ऑयल एंड गैस, तेल और प्राकृतिक गैस फील्ड्स में इस तरह के कुछ गहराइयों पर बहुत अधिक प्रेशर मिलते हैं, ओवर प्रेशर्स बोलते हैं, जियो प्रेशर्स बोलते हैं, उस वहाँ होते हैं। EGS मतलब इनहैंस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स। तो मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 5 किलोमीटर नीचे तापमान 300 डिग्री सेल्सियस है। अब आप उसको कैसे उपयोग में लाएंगे? तो आप ये कर सकते हैं कि आप वहाँ पर एक बोरहोल ड्रिल करें और पानी ऊपर से भेजें और वहाँ पर उसको गर्म करके फिर दूसरे बोरहोल में से आप उसको निकालें। इंजेक्शन वेल, पंपिंग वेल, एक्सप्लॉयटेशन वेल। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें कई चुनौतियां हैं, इतना आसान नहीं है, कई चुनौतियां हैं। इसमें आपको नीचे परमेबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा जल जो है यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो है हम सतह से पृथ्वी के ऊपर बैठकर हम ये सारे चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन वो चुनौती है, लेकिन वो चुनौती पर भी काफ़ी काम हो रहे हैं। और जो सबसे अल्टीमेट स्रोत है ऊर्जा का, वो है मैग्मा। अब
जिस दिन आदमी मनुष्य मैग्मा का जो स्रोत है, ताप का जो स्रोत है, ऊष्मा जो है, उसको जिस दिन काम में लगाएगा, तब तो हमारा सारा एनर्जी का, ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, सारा वो हो जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन वो तो बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? आपका सिर्फ ऊष्मा का स्रोत नीचे होना ये काफ़ी नहीं है। आपके पास, मैंने जैसे बोला, भूजल, फ्लूइड्स होना चाहिए, और डिस्चार्ज, फ्लूइड्स को ऊपर आने के लिए जो पाथवेज चाहिए, जो रास्ते चाहिए, वो होने चाहिए। फ्रैक्चर हो, फॉल्ट्स हो, वो होने चाहिए। तो पारगम्यता बोलते हैं, परमिएबिलिटी, पारगम्यता। और उत्पादन तकनीक होना चाहिए हमारे पास, कि नीचे से हम ऊपर ताप को ला रहे हैं, ऊष्मा को ला रहे हैं, तो कम से कम हानि होते हुए, कम से कम लॉस होते हुए हमें ऊपर टरबाइन तक पहुंचाना है। और फिर हम अगर उत्पादन कर भी लेते हैं, भूतापीय ऊर्जा से हम पावर उत्पादन कर भी लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, तो हमें उस पावर को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन टू नेशनल ग्रिड, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और हमारे पास वर्तमान में कई तकनीक है। ड्राई स्टीम प्लांट है, शुष्क भाप संयंत्र, फ्लैश स्टीम प्लांट। अब ये दोनों जो है, जब हमारे पास बहुत गीज़र टाइप का संसाधन है, गीज़र मतलब अब जहाँ पर स्टीम निकल रहा है, उस तरह के संसाधन है, वहाँ पर वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आपके पास सिर्फ गर्म झरने हैं, हॉट स्प्रिंग्स है, तो आपको बाइनरी सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह से कुछ हाइब्रिड सिस्टम्स भी होते हैं। तो ये तकनीक काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी। अब हम देखते हैं भूतापीय हॉटस्पॉट्स। ये इस बारे में मैं आपको पहले ही थोड़ी देर पहले ही मैंने बात किया कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, आप दुनिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो इसमें ये डिफरेंट प्लेट्स हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं, एशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सारे, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारे प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स हैं। और इसमें प्लेट्स का जहाँ पर पोल्यूशन होता है, वो जगह में ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा पाया जाता है। और वो बहुत आश्चर्यजनक भी नहीं है। जैसे आपका वॉल्केनिक जो मैग्मेटिक हीट सोर्स है, वो इटली में जैसे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, तो वहाँ पर 2-3 मिलियन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 2-3 मिलियन ईयर तो बहुत रिसेंट माना जाता है, बहुत कम माना जाता है, मतलब काफ़ी आम बात है। तो 2-3 जो मैग्मेटिक सोर्स है, मैग्मा से जो मैग्मा जो है, वो अगर उस तरह का जो स्रोत है, उसको ठंडा होने में 2-3-4 मिलियन ईयर्स, मिलियन वर्ष आराम से लगते हैं। तो उतने दिन तक वो जो है हीट, ताप को वो प्रोड्यूस करता रहेगा, उत्पादन करता रहेगा, और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस तरह के स्रोत जो हैं हमारे भारत में कहाँ है? हमारे भारत में एक ही जगह में है, वो है अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड जो है, वॉल्केनो आप जानते होंगे, वहाँ पर है। लेकिन हमारे जो मेन भारत का जो लैंडमास है, उसमें उस तरह के स्रोत नहीं है। लेकिन क्या है हमारे पास? हमारे पास है गर्म झरने, हॉट स्प्रिंग्स। और आप यहाँ पर पुणे में आपको मालूम होगा कि यहाँ से वेस्ट कोस्ट तट की तरफ एक ग्रुप ऑफ हॉट स्प्रिंग्स है, वेस्ट कोस्ट ग्रुप ऑफ हॉट स्प्रिंग्स है, बम्बई के नॉर्थ से लेकर राजापुर मठ नीचे तक जो है ग्रुप। इसी तरह कई और भी जगह हैं। तो वो हॉट स्प्रिंग्स जो है, उसका जो एंथैल्पी होता है, जो उसके जो हीट प्रोडक्शन, हीट उत्पादन का जो क्षमता है, वो उस तरह के मैग्मेटिक हीट स्रोतों से काफ़ी कम है। लेकिन उसको हम किस तरह से, उसका फ़ायदा हम किस तरह से ले सकते हैं, ये एक अध्ययन का
शोध का एक सब्जेक्ट है, विषय है। आइसलैंड की बात मैंने कहा, जहाँ वो मिड ओशनिक रीच, मध्य महासागरीय कटक, जहाँ पर दो प्लेट्स जो है डाइवर्ज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट। तो उस तरह का सिचुएशन जो है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेंगे भूता, कोई इशू नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ये जो नीचे देखिए, दुनिया में 94-95% भूतापीय ऊर्जा, जो भूतापीय पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इन कई 10-15 देशों में ही उत्पादन होती है, इसका कंसंट्रेटेड। लेकिन आप देखिए यूएस में 3700 मेगावाट, इंडोनेशिया 2300 मेगावाट, फिलीपींस 2000 मेगावाट के करीब, केन्या 1100-1200 मेगावाट के करीब, आइसलैंड 750, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, इटली, टर्की, ये यहाँ 10 देशों का नाम है। और इस टेबल में आप देखिए कि ये जो है, इन देश जो है किस तरह से टोटल जो है करीब 15,000-16,000 मेगावाट विद्युत भूतापीय ऊर्जा से उत्पादन करती है। तो ये कम नहीं है। तो जहाँ है वहाँ पर आपको काफ़ी है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कैसे उसका यूटिलाइजेशन करें उस तरह के सोर्सेज का। भारत को ले लें तो भारत में देखिए जो गर्म झरने हैं, वो देखिए यहाँ हमने दिखाने का कोशिश किया है टेम्परेचर के साथ। तो आप देखिए जितने भी 75 से 100 डिग्री सेल्सियस वाले जो हॉट स्प्रिंग्स है, वो मूलतः आप हिमालयन क्षेत्र में ही आपको मिलेंगे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, वहाँ पर मिलेंगे। और फिर इस तरह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पुगा वैली है, आपको पुगा शुमातांग लद्दाख में है, वो माना जाता है कि वो भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत उपयुक्त स्थान है, जहाँ पर हमें और काम करके उस ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन करने का कोशिश करना चाहिए। उसके लिए कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन वो है एक वैसा ही, लेकिन उसका सोर्स काफ़ी डिफरेंट है। वो है, कितना समय है हमारे पास? अच्छा, तो तातापानी, छत्तीसगढ़ में तातापानी है, वहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर का वाटर पानी जो है नीचे से निकल रहा है। तो ये दोनों जगह में और गहरा छानबीन करने का जरूरत है। और बाकी सभी जगह में 50-60 डिग्री, 70 डिग्री इस तरह के टेम्परेचर्स मौजूद है। ये टेम्परेचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, आप ये देख लीजिए। सेंट्रल इंडिया में भी है। सोन नर्मदा ताप्ती लीनियमेंट जोन जो है भारत के मध्य से वेस्ट से ईस्ट तक जो जा रही है, उसके चारों तरफ भी कुछ हैं गर्म पानी के स्रोत, झरने। तो ये होता कैसे है इस भारत के परिदृश्य में, जहाँ पर हमारे पास हीट सोर्स जो है, मैग्मेटिक स्रोत, हीट के स्रोत नहीं है, तो वहाँ ये झरने में ये गर्म झरने कैसे हो रहे हैं? ये ऐसे हो रहे हैं कि बारिश की पानी जो है, सतह से पानी जो है नीचे इन्फिल्ट्रेट होती है चट्टानों से। वेस्टर्न घाट से ले लीजिए, इधर गोंडवाना क्षेत्र से ले लीजिए, तो इनमें ये पानी जो है नीचे जाता है और इस हमारे पृथ्वी का जो जियोथर्मल ग्रेडियंट, जो भूतापीय ढाल जिसको बोलते हैं, अगर आप मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर आप नीचे जाएंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ता है तापमान। तो उसको यूटिलाइज करते हुए वो पानी जो है गर्म होता है, और जहाँ पर फ्रैक्चर वगैरह मिलता है नीचे, वहाँ से वो निकल कर ऊपर आता है। गर्म पानी ऊपर आएगा ही, हल्का होता है तो वो ऊपर आएगा और वो हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं।
तो मूलतः ये एक सिनारियो है भारत में गर्म पानी के गर्म झरने जो हैं इनका ओरिजिन। ये कुछ दृश्य हैं पुगा वैली लद्दाख के, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये तातापानी का है, बाएं वाला जो है पुगा में है, दाएं वाला तातापानी का है। आप में से कोई गए होंगे वहाँ पर, देखे हैं कभी तातापानी या पुगा लद्दाख में गए होंगे? तप्तापानी में काफ़ी कम है लेकिन है वहाँ उड़ीसा में। ये कुछ और तस्वीरें हैं पुगा के। अब देखिए जो गर्म पानी जो है उसमें जहाँ से निकलता है वहाँ पर बोरैक्स, सिलिकॉन, सल्फर, ये सारे चीज़ों का वो भी उसमें